प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ पुस्तक ख़ानी 2 की अध्याय 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन नामक पाठ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 1 से। तो देखिए हमारा पहला एमसीक्यू है, औरंगजेब के बाद मुगल उत्तराधिकारियों के सामने जो आर्थिक एवं राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए उनके प्रमुख कारण क्या थे। तो आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक हुए उनके शासन के समय बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई। अब इन समस्याओं के उत्पन्न होने के क्या क्या कारण थे? तो देखिए पहला प्रमुख कारण है, औरंगजेब का दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए मुगल साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन का बड़ी मात्रा में खर्च करना, बिल्कुल सही। दूसरा कारण है, प्रशासनिक कार्यकुशलता में कमी, बिल्कुल सही। औरंगजेब के बाद आगे आने वाले जितने भी मुगल शासक थे वे अपना शासन अच्छे से नहीं चला सके। तीसरा कारण है, सूबेदारों का सैन्य प्रशासन एवं राजस्व कार्यालय में नियंत्रण का खत्म होना। तो तीसरा कारण आपका गलत है, क्योंकि सूबेदारों के रूप में अक्सर अभिजात नियुक्त होते थे और ये अभिजात अक्सर राजस्व एवं सैन्य प्रशासन दोनों पर नियंत्रण रखते थे और ये बोला खत्म हो जाता था, इसलिए आपका तीसरा जो है गलत है कारण। चौथा है, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कृषक एवं जमींदारों के विद्रोह, बिल्कुल सही। तो आपके कौन कौन से कारण निकल के आ रहे हैं? 1, 2 और 4, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। 1, 2 और 4, तीसरा कारण ही गलत है, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 2 पर। दूसरा एमसीक्यू है हमारा, 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत की किस जगह पर आक्रमण करके उसे लूटा। तो 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली नगर पर आक्रमण करके उसे लूटा। किसे? दिल्ली नगर को लूटा। किसने? नादिर शाह ने दिल्ली नगर को। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पर। तो देखिए हमारा तीसरा एमसीक्यू है, नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया। तो देखिए नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था? 1739 में। तो 1739 में ईरान शासक नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, है ना, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा और अहमद शाह अब्दाली में याद रखिएगा सन 1748 से लेकर सन 1761 के बीच 5 बार, कितनी बार? 5 बार आक्रमण किया। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। किसने 5 बार आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली ने। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पर। तो देखिए हमारा चौथा एमसीक्यू है, मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात बने 3 प्रमुख राज्यों तथा उनके संस्थापक के संदर्भ में कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो देखिए विघटन का मतलब जब इनका पतन हो गया तो 3 प्रमुख राज्य बने, हैदराबाद, बंगाल और अवध। तो हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने की, बिल्कुल सही। बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने, बिल्कुल सही। अवध की स्थापना अजीज उद्दीन ने नहीं की थी, बल्कि अवध की स्थापना शहादत खान ने की थी। ठीक है, शहादत खान का पूरा नाम क्या है? बुरहान उल मुल्क शहादत खान। तो आपका तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही सुमेलित है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद यानी पतन के बाद जिन 3 प्रमुख राज्यों अवध, बंगाल एवं हैदराबाद का उदय हुआ उन्होंने कर वसूलने के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाई। तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 3 प्रमुख राज्य अवध, बंगाल और हैदराबाद ने इजारेदारी की व्यवस्था अपनाई। इजारेदारी का मतलब होता है ठेकेदारी की व्यवस्था। कर लेने के लिए, राजस्व लेने के लिए ठेके दिए जाते थे। आइए आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 6 है कि 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की। तो 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की थी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 7 है, सिखों से संबंधित मिसल क्या थे। तो सिखों से संबंधित मिसल होते हैं योद्धाओं का समूह। सिख योद्धाओं का समूह ही मिसल कहलाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 8 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 8 है, राखी व्यवस्था का संबंध किससे है। तो देखिए राखी आपकी रक्षाबंधन वाली राखी नहीं है, ये दूसरी राखी है। राखी व्यवस्था का संबंध सिखों से है। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की थी, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। याद रखिएगा राखी व्यवस्था क्या है। तो राखी व्यवस्था सिखों द्वारा स्थापित की गई। इसमें किसानों से 20% कर लिया जाता था और कर के बदले उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती थी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा अगला एमसीक्यू नंबर 9 है, सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में किस जगह को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए आपकी जो सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह हैं उन्होंने 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 10 पर। एमसीक्यू नंबर 10 है हमारा, मराठों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शिवाजी ने एक स्थायी राज्य की स्थापना शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से की थी, बिल्कुल सही। शिवाजी ने एक स्थायी राज्य जिसका नाम था मराठा राज्य की स्थापना शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से की। दूसरा है, मराठों ने 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात को मुगलों से छीन लिया, बिल्कुल सही। मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था और 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात को भी मुगलों से उन्होंने छीन लिया। आपके दोनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों।
आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 11 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है लोहार एवं बंजारे शिवाजी के समय मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। बिल्कुल गलत, क्योंकि लोहार एवं बंजारे शिवाजी के समय मराठों की सेना के मुख्य आधार नहीं बने, बल्कि कौन बने? कृषक पशुचारक योद्धा जिन्हें कुणबी कहा जाता था। याद रखिएगा, कृषक पशुचारक योद्धा जिन्हें कुणबी कहा जाता था वे मराठों की सेना का मुख्य आधार बने थे, इसलिए आपका पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवा यानी प्रधानमंत्री के हाथों में रही। जो भी शक्ति थी वे प्रधानमंत्री के हाथों में थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब शिवाजी की मृत्यु हो गई उसके बाद मराठा में प्रभावी शक्ति थी। कौन सी शक्ति थी? उसका नाम क्या था? चितवाहन ब्राह्मण थे। कौन थे? चितवाहन ब्राह्मण। तो चितवाहन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में यह शक्ति रही, मराठा राज्य की प्रभावी शक्ति, जो पेशवा थे, प्रधानमंत्री रहते थे। ठीक है, तो आपका पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। पहला गलत है, तो आपसे पूछ रहे कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 2 सत्य है, इसलिए आपका ऑप्शन भी सही होगा। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा अगला एमसीक्यू नंबर 12 है, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो कथन है पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। बिल्कुल सही। कारण क्या है कि पेशवा मुगलों के किलाबंद इलाके से टक्कर लेकर उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे। तो कारण गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पेशवाओं की सफलता का कारण यह था कि मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे, मतलब युद्ध ऐसी जगह करते थे मराठा लोग जहां अतिरिक्त सैनिक सहायता आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकें। मतलब मुगल के पास तो बहुत सारी सेना है, तो मुगलों से जब भी कोई युद्ध लेता था, ठीक है, कोई युद्ध मोल लेता था, तो वे दूसरे सैनिक भी बुलाकर, अगर वे हारने लगते तो दूसरे सैनिकों को बुलाकर, मतलब अपने आसपास के राज्यों से सामने वाले को हरवा देते थे, विपक्षी को। लेकिन मराठा के ये जो पेशवा थे वो क्या दिमाग लगाते थे, ऐसे मैदानी क्षेत्र पे मुठभेड़ लेते थे जहाँ पे मुगलों को कोई दूसरी सैन्य शक्ति नहीं मिल पाती थी, सैन्य सहायता। ठीक है, तो कारण जो यहाँ पे आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि टक्कर लेते थे, डायरेक्ट टक्कर नहीं लेते थे, चुपचाप जाते थे, इसलिए कारण गलत है। तो आपका कथन सही है और कारण गलत है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सी सही होगा। कथन सही है, कारण गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 13 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 13 है, चौथ कर और सरदेशमुखी कर का संबंध किससे था? तो देखिए चौथ कर और सरदेशमुखी कर का संबंध मराठा से था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब ये चौथ कर और सरदेशमुखी कर क्या होता है? तो देखिए पहले चौथ कर, तो जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। ठीक है, तो जमींदारों द्वारा जो कर वसूला जाता था, जिसे भू राजस्व कर कहा जाता है, वो 25% होता था। ठीक है, और ये कौन वसूलते थे? मराठा वसूलते थे, इसे चौथ कर कहा जाता है। अब सरदेशमुख कर क्या होता है? तो दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। तो जो राजस्व संग्रह करते थे, जो इकट्ठा करते थे, उन्हें उसका 9 से 10% दिया जाता था, जिसे सरदेशमुखी कहा जाता था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। एमसीक्यू नंबर 14 है हमारा, नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। बिल्कुल सही। दूसरा कथन है मराठों ने उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक तथा तेलुगु प्रदेशों को अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया। तो ये आपका कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मराठाओं ने उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक तथा तेलुगु प्रदेशों तक इनकी सीमाएं तो फैल गई, लेकिन इनका साम्राज्य जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं फैला था, बल्कि यहाँ के जो शासक थे आपके राजस्थान, पंजाब, बंगाल और उड़ीसा, कर्नाटक और तेलुगु प्रदेशों के जो शासक थे, इनकी सत्ता, मतलब मराठाओं की सत्ता को इन शासकों ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन कर के रूप में। ये उनकी सत्ता स्वीकार करने के तरीके के रूप में मराठा शासकों को क्या देते थे? भेंट देते थे। भेंट यानी उपहार वगैरह दे देते थे। मतलब इनका जो था प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं था, इसलिए आपका दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो आपका केवल एक सत्य है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 15 है, 1761 में मराठाओं की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए 1761 में मराठों की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण था अन्य शासकों का उनके खिलाफ हो जाना। क्यों? क्योंकि मराठा अलग अलग सैन्य अभियान करने लगे थे। अब मराठा जो है सैन्य अभियान क्यों करने लगे? मराठों के सैन्य अभियान के कारण ये शासक जो ही उनके खिलाफ हुए थे, तो वे सैन्य अभियान मराठा लोग अपनी साम्राज्य के विस्तार के लिए कर रहे थे। तो मराठा अपने साम्राज्य विस्तार में लगे हुए थे, इसी वजह से अन्य शासक उनके खिलाफ हो गए, जिस वजह से 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा लोग हार गए, जो कि मुगलों से हुआ था इनका युद्ध।
इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन डी सही होगा। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 16 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए पहला कथन है, मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई, बिल्कुल सही। और दूसरा कथन है, मराठों द्वारा नियंत्रित इलाके में वाणिज्य व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गए। तो आपका दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मराठों द्वारा नियंत्रित इलाके में वाणिज्य व्यापार पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले थे, है ना। इस प्रकार आपका पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। आपसे पूछ रहा है कौन सा सत्य है, ऑप्शन ए बस सही है, केवल एक सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 17 है, किस जाट नेता के राज में भरतपुर शक्तिशाली राजकीय रूप में उभरा था? तो सूरजमल नेता के राज में, जो कि भरतपुर जो है आपका राजस्थान में, कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में है। तो सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। भरतपुर कहाँ है? याद रखिएगा, राजस्थान में। आइए हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 18 है, जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल किस जगह बनवाया? तो जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का अनुसरण करते हुए एक विशाल बाग महल दीग यानी डीग में बनवाया था। अध्याय का पढ़ते समय हमने इसको कवर किया था। अगर आपने अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अंतिम एमसीक्यू है, नादिर शाह ने जब भारत में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया था तब उसे किन क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग मिला? तो देखिए नादिर शाह ने 1739 में भारत में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया था तो उसे मराठों और सिखों की सहायता मिली थी। 1739 में, कब? याद रखिएगा 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके पुत्र जवाहिर शाह के पास, याद रखिएगा क्या नाम है उसका? जवाहिर शाह। तो नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। अब इतने कम सैनिक थे इसलिए 20,000 सैनिक किसने दिए? मराठाओं ने, और 15,000 सैनिक किसने दिए? सिखों ने, और जाटों ने कोई मदद नहीं की। इसलिए आपको ऑप्शन 1 और 2 बस सही है। तो आपसे पूछ रहा है कि किन किन लोगों से सहयोग मिला, तो पहला और दूसरा, तो ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 2। Thank you for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching.